नमस्कार। कभी सोचा है कि जो खाना हमारी थाली में आता है वो हम तक पहुंचता कैसे है? ये एक बहुत बड़े और कह सकते हैं एक जटिल सिस्टम का नतीजा है। पर सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार है? चलिए आज इसी जरूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहला और सीधा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सुधार करने की जरूरत ही क्यों है? जो जैसा चल रहा है, क्या वो काफी नहीं है? इसका जवाब हमारी आबादी और जमीन के आंकड़ों में छिपा हुआ है। देखिए, भारत की आबादी 1 अरब से कहीं ज्यादा है और ये लगातार बढ़ भी रही है। अब इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए हमें हर साल आप मानिए 25 करोड़ टन से भी ज्यादा अनाज चाहिए होगा। जरा सोचकर देखिए, ये वजन लाखों हाथियों के वजन के बराबर है। अब इसमें एक और बात है। इस बढ़ती हुई जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास खेती की जमीन बढ़ाने की कोई खास गुंजाइश है नहीं। भारत में जमीन पर पहले से ही बहुत ज्यादा खेती होती है। तो मतलब साफ है, हमें कम जमीन पर ज्यादा पैदावार करने का कोई ना कोई तरीका तो खोजना ही होगा। और यही वो सवाल है जो आज कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है कि हम अपनी फसलों और अपने पशुओं से जो उत्पादन मिलता है उसे और बेहतर तरीके से कैसे बढ़ा सकते हैं। इसी एक सवाल का जवाब हमें समाधान की तरफ ले जाता है। तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं फसलों से। देखिए, फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से 3 लेवल पर काम किया जाता है, जो मिलकर एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो ये 3 कदम कौन से हैं? सबसे पहला, बीज यानी फसल की किस्म को ही बेहतर बना दिया जाए। दूसरा, फसल को उगाने के तरीकों मतलब उसके प्रोडक्शन में सुधार किया जाए। और तीसरा, जब फसल तैयार हो जाए तो उसे नुकसान से बचाया जाए। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। अच्छा, फसल की किस्म सुधारने का एक बहुत ही कारगर तरीका है हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। इसमें होता क्या है कि दो अलग अलग अच्छे गुणों वाले पौधों को आपस में क्रॉस कराकर एक नई किस्म तैयार की जाती है जिसमें दोनों के अच्छे गुण आ जाएं, जैसे ज्यादा पैदावार और बीमारियों से लड़ने की ताकत। लेकिन बात सिर्फ पैदावार बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। वैज्ञानिक ऐसी किस्में बनाना चाहते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, जैसे गेहूं ऐसा हो जिसकी बेकिंग क्वालिटी अच्छी हो, जो सूखा और बाढ़ जैसी मुश्किलों को भी झेल सके, जो जल्दी पक जाए ताकि किसान साल में एक से ज्यादा फसल ले सकें, और जो अलग अलग तरह के मौसम में भी आराम से उग सकें। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक बेहतरीन बीज तो आ गया, लेकिन क्या इतना काफी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उस बीज को अपनी पूरी क्षमता दिखाने के लिए सही पोषण और देखभाल की भी तो जरूरत होती है, और यहीं पर फसल उत्पादन प्रबंधन का रोल शुरू होता है। पौधों के पोषण के लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं, खाद और उर्वरक। खाद जैसे कि गोबर की खाद पूरी तरह ऑर्गेनिक होती है और मिट्टी की सेहत को लंबे समय के लिए सुधारती है। वहीं दूसरी तरफ उर्वरक या फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रियों में बनते हैं और पौधों को तुरंत नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं। लेकिन इनके बहुत ज्यादा इस्तेमाल से पानी और मिट्टी दोनों को नुकसान भी हो सकता है। पोषण तो हो गया, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद आते हैं खेती करने के स्मार्ट तरीके। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे किसान अपनी जमीन के हर एक इंच का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी मिश्रित फसल। इसमें एक ही खेत में एक साथ 2 या उससे ज्यादा फसलें उगा दी जाती हैं, जैसे गेहूं के साथ चना बो दिया। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर किसी वजह से एक फसल खराब हो भी गई तो दूसरी से कुछ ना कुछ आमदनी हो ही जाती है। ये एक तरह का फसल बीमा ही समझ लीजिए। दूसरा तरीका है इंटरक्रॉपिंग। अब ये मिक्स्ड क्रॉपिंग जैसा ही है, पर थोड़ा अलग। इसमें फसलों को एक तय पैटर्न में उगाया जाता है, जैसे कुछ लाइनें सोयाबीन की, फिर कुछ लाइनें मक्के की। इससे होता यह है कि जमीन के पोषक तत्वों का पूरा इस्तेमाल होता है और बीमारियां एक फसल के सभी पौधों में तेजी से नहीं फैल पाती। और तीसरा सबसे जरूरी तरीका है क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही खेत में हर साल एक ही फसल ना उगाकर फसलों को अदल बदल कर लगाया जाए। इससे जमीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है और पैदावार भी अच्छी होती है। तो हमने अच्छा बीज बो दिया, सही पोषण दिया और स्मार्ट तरीके से खेती भी कर ली। लेकिन कहानी में अब कुछ विलन्स की एंट्री होती है। ये दुश्मन हैं खरपतवार, जो फसल का खाना पानी सब चुरा लेते हैं। फिर हैं कीट, जो पौधों को खाते हैं। और फिर हैं बीमारियां, जो बैक्टीरिया और वायरस से फैलती हैं। इनसे फसल को बचाना ही फसल सुरक्षा प्रबंधन है। फसलों की बात तो हो गई,
लेकिन हमारे भोजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पशुओं से भी तो आता है, जैसे दूध, अंडे और मांस। तो चलिए अब कहानी का दूसरा हिस्सा देखते हैं कि पशुपालन के क्षेत्र में कैसे सुधार किया जा रहा है। भारत में पशुपालन के मुख्य रूप से दो मकसद हैं: दुधारू पशु, जिनसे हमें दूध मिलता है, और भारवाही पशु, जो खेती के कामों में मदद करते हैं। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका अपनाया जाता है। विदेशी नस्लें जैसे जर्सी गाय, जो लंबे समय तक दूध देती हैं, उन्हें देसी नस्लों जैसे रेड सिंधी, जिनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत अच्छी होती है, के साथ क्रॉस ब्रीड कराया जाता है। बिल्कुल इसी तरह मुर्गी पालन में भी सुधार किए गए हैं। अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर्स कहते हैं और मांस के लिए पाले जाने वाले चिकन को ब्रॉयलर्स। अब ऐसी बेहतर नस्लें विकसित की गई हैं जिनसे कम लागत में ज्यादा अंडे और मांस का उत्पादन हो रहा है। आप जरा पानी की दुनिया में चलते हैं और बात करते हैं मछली उत्पादन की। मछलियां हमें दो तरीकों से मिलती हैं। एक तो है प्राकृतिक स्रोत, जैसे समुद्र और नदियों से मछली पकड़ना, और दूसरा है मछली पालन, जिसे हम एक्वाकल्चर या जल कृषि भी कहते हैं। मछली पालन में एक बहुत ही कमाल की तकनीक है जिसे समग्र मछली पालन कहते हैं। इसमें एक ही तालाब में 5 से 6 अलग-अलग तरह की मछलियां एक साथ पाली जाती हैं। इन मछलियों को ऐसे चुना जाता है कि उनकी खाने की आदतें अलग-अलग हों। जैसे कतला मछली तालाब की सतह से, रोहू बीट से और मृग मछली तालाब की तली से अपना भोजन लेती है। मतलब कोई किसी के खाने में दखल नहीं देता। इससे तालाब के हर कोने का इस्तेमाल होता है और पैदावार कई गुना बढ़ जाती है। और आखिर में एक और छोटा पर बहुत फायदेमंद उद्यम है मधुमक्खी पालन। ये शहद और मोम के लिए किया जाता है और किसानों के लिए एक्स्ट्रा इनकम का एक बहुत बढ़िया जरिया है। इसमें खासतौर पर इटालियन मधुमक्खी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये शहद ज़्यादा इकट्ठा करती है और इसका स्वभाव भी काफ़ी शांत होता है। तो हमने फसलों से लेकर पशुओं तक सुधार के कई तरीके देखे। ये सब मिलकर आने वाले कल की खेती की एक तस्वीर बनाते हैं। लेकिन इस पूरी तस्वीर का सबसे अहम हिस्सा क्या है? देखिए, असली चुनौती सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि हम ये सब इस तरीके से करें कि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। हमें टिकाऊ तरीके अपनाने होंगे, जैसे कि मिश्रित खेती और जैविक खेती, ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। और यही वो बड़ा सवाल है जो हम सबके सामने खड़ा है। हम आज की बढ़ती मांगों और आने वाले कल की जरूरतों के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं? इस पर सोचना हम सबके लिए बेहद जरूरी है।